गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मॉर्निंग सर। ये बोर्ड पर लिखी हुई चीज़ें दिख रही है आपको क्लियर उधर से? यस सर। ठीक। आज सिल्वर वेडिंग चर्चा करेंगे हम। एक एक पुस्तक है आप लोगों को, ये वितान देख पा रहे हैं? ये वितान पुस्तक है। इसमें भी कुछ अध्याय हैं, इसे पढ़ना है आप लोगों को। यदि पुस्तक हो तो लेके बैठेंगे, और नहीं है तो सुनेंगे। सिल्वर वेडिंग ये पीढ़ियों के अंतराल, परंपराओं और आधुनिकता के दौर से गुजरने पर जो आपसी संघर्ष होते हैं उनको बयां करने वाली कथा है ये, जो चंद पात्रों के माध्यम से आपके बीच रखा गया है। किशन दा, यशोधर बाबू, उनके बेटे और बेटियां, पत्नी इत्यादि के वार्तालाप के माध्यम से इस निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास किया गया है कि जब पीढ़ियों का अंतराल होता है, पुरानी पीढ़ियां अपने अतीत को संजोए रखना चाहती हैं, और जो नई पीढ़ी है वो वर्तमान को खींच खींच के वर्तमान में देखना चाहती है। इस बीच जो पारिवारिक संघर्ष होते हैं, जो वैचारिक टकराहटें होती हैं, उन्हीं को रेखांकित करने के लिए मनोहर श्याम जोशी ने इस पाठ को लिखा है। इस पाठ के माध्यम से यह भी बताने का प्रयास किया गया है कि आज जो युवा शक्ति है, आधुनिकता की दौड़ में वो इतनी तल्लीन है कि वो अपनी बुनियादी सभ्यता को न सिर्फ भूलती जा रही है, बल्कि उसे जाने अनजाने क्षत विक्षत भी किए जा रही है। ये इसमें जो पात्र हैं मुख्य रूप से, उन पात्रों को भी थोड़ा सा मैं यहाँ लिख दूं।
किसी सेक्शन ऑफिस में यशोधर बाबू काम करते हैं और इनके आदर्श किशनदा रहते हैं। आदर्श का मतलब होता है कि जिसके जीवन शैली से व्यक्ति प्रभावित होता है, उसके जीवन शैली को वो अपना लेता है, उसकी लाइफ स्टाइल को व्यक्ति अपना लेता है और इतना एकाकार हो जाता है कि बात बात में उसके द्वारा दिए गए दृष्टांतों को वो सामने रखता है और जीवन में जो जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं के दौर में भी वो क्या करते हैं कि उनके जीवन मूल्यों को अपनाते हैं और जब भी कभी जीवन में समस्याएं आती हैं तो यशोधर की जो जीवन शैली थी, किशनदा की जो जीवन शैली थी, उसी जीवन शैली को वो अपनाने लगते हैं। अब देखिए, जैसे किशनदा जो है वो अविवाहित हैं, उनके बच्चे नहीं हैं, किंतु वो इस पक्ष में है कि जीवन में पत्नी और बाल बच्चों का होना भी आवश्यक है। उनकी ये विचारधारा है, उनके ये आदर्श हैं कि पत्नी, पुत्र, बच्चे ये जो है ये मोह माया है। इनमें उलझा हुआ व्यक्ति मायाग्रस्त हो जाता है और जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों को झेलता है। लेकिन जीवन के किसी किसी क्षण में जब कोई ऐसी बातें आती हैं तो वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि नहीं, इन बच्चों का रहना भी ये ज़रूरी है। बच्चे परेशान करते हैं, शैतानी करते हैं, अपने उम्र में वो अवांछित गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं, लेकिन जब जिम्मेदारियां उनके सिर आती हैं तो वो सुधर भी जाते हैं। अब यशोधर बाबू का चरित्र ये है कि ये ऑफिस में काम करते हैं, बड़े सख्त हैं, लेकिन जाते जाते समय जब ऑफिस से जाने का समय होता है शाम को, तो दिन भर के तनावपूर्ण वातावरण को थोड़ा सा कम करने के लिए, उस तनाव में नरमी लाने के लिए ये कुछ हंसी मजाक वाली बात कर देते हैं जिससे कि तनाव कम हो जाता है। लेकिन पूरे दिन ऑफिस टाइम में जो है ये बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं। बातों बात में ये चर्चा हो जाती है कि आज जो है यशोधर बाबू का और यशोधर बाबू की शादी की 25वीं वर्षगांठ है। 25वीं वर्षगांठ। तो उसमें जो कर्मचारी लोग हैं वो ये कहते हैं कि आज तो आपकी शादी की रजत जयंती है। आपने सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली का नाम सुना होगा। 25 वर्षों पर रजत जयंती और 50 वर्षों पर जो है स्वर्ण जयंती मनाने की एक परंपरा है। तो इस पर जो है शादी की जो 25वीं वर्षगांठ है, इसे रजत जयंती के रूप में वो ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो लेते हैं और इस पर पार्टी देने की बात कहते हैं। यशोधर बाबू का जो परिवार है वो भी आधुनिकता के रंग ढंग में ढला हुआ है। यशोधर बाबू ये कहते हैं कि ये सिल्वर वेडिंग जो है, इस तरह की जो शादी की वर्षगांठ मनाने की जो परंपरा है, ये वो अपनी सभ्यता की पहचान नहीं मानते हैं। उनका मानना ये है कि ये गोरों के चोचले हैं
यहाँ देख पा रहे होंगे आप। ऐसे लिखा होगा। ये गोरों के चोंचले ऐसे लिखा गया होगा। तो उनके कहने का मतलब ये है कि अब देखिए, गोरों की जो, गोरों का मतलब यहाँ अंग्रेजों से है। अंग्रेज जो हैं वो काफ़ी गोरे होते थे, एकदम कपूर जैसी सफ़ेदी होती थी उनकी। सफ़ेद दाग से थोड़ा सा ही डिफरेंट होता था। तो वो जब हमारे देश में आए, आने के बाद धीरे धीरे यहाँ शासन और समाज पर पूरी जब पकड़ बना ली, राज व्यवस्था पर जब पकड़ बना ली तो समाज व्यवस्था पर भी पकड़ बनाना लाजमी था। वो बनता चला गया धीरे धीरे। और देखिए, जो सामाजिक गतिशीलता है, समाज में जो परिवर्तन आते हैं, वो इतने धीरे धीरे और मनमोहक ढंग से परिवर्तन आते हैं कि किसी भी देश का समाज उस व्यवस्था में अपने को ढाल लेता है और उसे पता भी नहीं चल पाता है कि हम अपनी सभ्यता को छोड़ करके दूसरे सभ्यता की गिरफ्त में जा रहे हैं। जानकारी तो तब होती है जब पूरी सामाजिक व्यवस्था दूसरों के कब्जे में हो जाती है, और कब्जे में होने के भी कुछ वर्षों बाद, कुछ शताब्दियों बाद, कुछ दशकों बाद धीरे धीरे जब समस्याएं खड़ी होने लगती हैं, तब जब समाज व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है तो पता चलता है कि हमारी समाज व्यवस्था रही ही नहीं, वस्तुतः हम किसी दूसरे समाज व्यवस्था में जी रहे हैं और उसी समाज व्यवस्था द्वारा निर्धारित शासन सत्ता के हम वेतनभोगी हैं, कर्मचारी हैं, या फिर समस्याओं के भुक्तभोगी हैं। ये बाद में जानकारी हो पाती है। अभी ये 50 साल पहले इस बात को महसूस किया गया था कि अंग्रेजी जो सभ्यता है वो हमारे देश में पांव पसार रही है और ये हमारे लिए अच्छी नहीं है। ये मनोहर श्याम जोशी के द्वारा लिखित इस सिल्वर बेडिंग पाठ में जो यशोधर बाबू नाम के पात्र हैं, उनके स्टेटमेंट में, उनके कथन में ये बात स्पष्ट है कि ये जो रजत जयंती, सिल्वर बेडिंग जो मनाई जा रही थी, ये गोरों के चोंचले हैं, ये उनका ढोंग है, ये हमसे इसका कोई मतलब नहीं है। कारण क्या है कि कारण यह है कि पश्चिम के देशों में विवाह एक समझौते की तर्ज पर हुआ करता है। प्रत्यक्ष न हो तो परोक्ष समझौते होते ही हैं, उसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव रहते हैं। तो वहाँ पर विवाह और तलाक बड़े जल्दी जल्दी होते हैं। वहाँ के विवाह जो हैं, जो मैरिज हैं, वो टिकाऊ नहीं होते। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, हम विषयांतरण नहीं करना चाहते। हम मुख्य रूप से यही जानना चाहेंगे कि वहाँ जो विवाह हैं वो अल्पकालिक हुआ करते हैं, प्राय टूट जाते हैं, विवाह विच्छेद की स्थितियाँ उत्पन्न होती रहती हैं। तो यदि संजोगवश किसी के विवाह के 25 वर्ष पूरे हो गए तो उनके लिए ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है और उनके समाज में इसे उत्सव के रूप में मनाया जाता है
कि हम दंपत्ति तो 25 वर्षों के समय गुजार लिए, ये उनके लिए बड़ी बातें हैं। किंतु हमारे यहाँ जो देसी व्यवस्था है, हमारे यहाँ की जो परंपरा रही है, यहाँ जो है जीवन साथी कहा जाता है। पूरे जीवन तक दंपति एक दूसरे का साथ निभाने की शपथ के साथ आते हैं, तो उनके लिए 25 वर्ष का बीत जाना कोई बड़ी बात नहीं है, 50 वर्षों का भी बीत जाना कोई बड़ी बात नहीं है। वो आजीवन साथ रहते हैं, ठीक है, 2-4 वर्ष आगे पीछे निधन तो होना ही है सबका, वो हो जाता है। लेकिन जीवन के ऐसे पड़ाव में विच्छेद नहीं होता है। विच्छेद चाहे वो प्राकृतिक हो या सामाजिक हो। सामाजिक विच्छेद का मतलब तलाक हो गया, और प्राकृतिक विच्छेद का मतलब ये हुआ कि समय आने पर किसी दंपति में से किसी एक जोड़े की, किसी एक व्यक्ति की जो है वो मृत्यु हो जाती है या फिर एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो विषय अलग है। लेकिन जीवन के बीच मझधार में पति पत्नी एक दूसरे को किन्हीं कायिक मानसिक कारणों से वो एक दूसरे का परित्याग नहीं करते। एक्सीडेंट की स्थिति वो अलग हो सकती है, जो अन्य परिस्थितियां हैं, जो प्राकृतिक स्थितियां हैं, जो दुर्घटना संबंधी बातें हैं, उनको यदि छोड़ दिया जाए तो ये जीवन साथी ही होते हैं। तो हमारे यहाँ के समाज में शादी के 25 वर्ष बीतना ये कोई बड़ा उत्सव नहीं है जिसे उत्सव के रूप में मनाया जाना चाहिए। ये गोरों के चोचले हैं, ऐसा यशोधर बाबू से मनोहर श्याम जोशी ने कहलवाया है। फिर भी कर्मचारियों की जिद पर 10 रुपये की नोट निकाल करके देते हैं यशोधर बाबू, अपना पार्टी वगैरह कर लीजिए। अब ये 50 साल पहले 10 रुपये की कीमत थी। 100-150 की तनख्वाह ही पर्याप्त तनख्वाह मानी जाती थी, ये बड़ी बात थी। उस समय रुपयों की जो क्रय शक्ति थी, जो परचेजिंग पावर थी, वो अधिक थी। 100-150 रुपये में ही आवश्यकता की बहुत सारी चीज़ें खरीदी जा सकती थी। 10 रुपये की नोट देते हैं, वो लोग अपना खर्च करते हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि मैं उस पार्टी में भाग नहीं लूँगा। घर जब जाते हैं तो वहाँ पर भी पार्टी का आयोजन होता है। अब थोड़ा सा घर के दृश्य पर भी चर्चा करेंगे। ये कि इनकी जो पत्नी है, यशोधर बाबू की पत्नी, ये शुरू से आधुनिका नहीं है, मॉडर्न नहीं है। शुरू से ये मॉडर्न नहीं है। जब विवाह होकर के ये आई तो आने के पश्चात संयुक्त परिवार में रही। संयुक्त परिवार में रहने की वजह से जिठानियों के प्रेशर में रही, उनके दबाव में रही, उनके नियंत्रण में रही। तो जहाँ जिठानियों का दबदबा हो, यहाँ इनका महत्व जो है वो गौड़ हो जाता था। तो इनको अपने मन से जीने का अधिकार, मुख्य रूप से साजो सज्जा, रहन सहन, असल में स्त्री हो या पुरुष हो, युवावस्था के दौर में थोड़ी स्वच्छंदता की अपेक्षा होती है इन्हें।
थोड़ा खुला, बंदिशें न हो, बहुत ज़्यादा नियम नियमावली न हो, रूढ़ियों और परंपराओं की जकड़न में थोड़ी ढील हो, इस तरह की बातें स्त्रियों में हुआ करती है। और इन सारी बातों के चलते यशोधर की पत्नी को शुरुआती दौर में तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। उनके मन के अनुकूल जीवन यापन करने का अवसर नहीं मिला। वो कुढ़ती रही मन ही मन। और अब जबकि संयुक्त परिवार अब एकल परिवार में परिवर्तित हो चुका है, वो जो जॉइंट फैमिली है, जो न्यूक्लियस फैमिली में कन्वर्ट हो चुकी है, उसमें इनके बच्चे हैं यशोधर के। एक बेटा जो है विज्ञापन कंपनी में नौकरी कर रहा है, एक बेटा जो है वो अमेरिका रह रहा है, अमेरिका चला गया पढ़ाई लिखाई करने के बाद, आईएएस की तैयारी भी कर रहा है। एक लड़की है जो आवश्यकता से अधिक आधुनिक है, आधुनिक तो बच्चे भी हैं। बालिका का जीन्स पहनना, बंडी पहनना, बिना बिना बाह वाली वो शूट पहनना जिसमें बाह न हो, छोटे कपड़े पहनना जिसमें ऐसे कपड़े जिनमें पारंपरिक सोचों के अनुकूल ढकाव न होना। पारंपरिक सोच वाले लोगों को जो मॉडर्न कपड़े हैं उसमें नग्नता के आभास होते हैं, नंगापन दिखता है कहीं न कहीं। तो यहाँ जो दो तरह का मानसिक धरातल मनोहर श्याम जोशी ने तैयार किया है, यह आज के भी समाज के लिए, आज तो कुछ ज़्यादा ही आधुनिक हम बन चुके हैं, बल्कि यूँ कहें कि जिस समय मनोहर श्याम जोशी ने ये चैप्टर लिखा उस समय तो इसकी दस्तक महसूस की जाती थी कि आधुनिक सभ्यता दस्तक दे रही है। आज तो हम पूरे की पूरे जकड़न में हैं। आज ऐसा लगने लगा है जैसे हमारी पूरी जीवन शैली ही मॉडर्न है और यही अपनी है और वास्तविक भी है। देखिए, हम टोराइड जोन में रहने वाले लोग हैं, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश के हम निवासी हैं, जो गर्म जलवायु है। तो यहाँ वैसे तो बहुत प्राचीन स्थिति में आप जाएंगे तो कपड़े कम यहाँ भी पहने जाते थे। एक ऐसा भी समय था जब कपड़े पहने ही नहीं जाते थे। बाद में थोड़ी जब सभ्यता का विकास हुआ तो उसमें कपड़े तो पहने जाते थे पर बहुत ही कम पहने जाते थे। परंतु जो बहुत कम कपड़े पहने जाते थे उसमें जो बहुत आवश्यक शरीर का जो पर्दा होता है उसका प्रयोग होता था। जो नग्नता के अवांछित क्षेत्र थे उन्हें पूर्णतया ढकने की परंपरा थी। उसमें उस गतिविधि से
वासनात्मक गतिविधियां दूर रहने का प्रयास करती थी। ऐसा प्रयास था। परंतु आज कपड़े अधिक पहने जाते हैं, तरह तरह के पहने जाते हैं। कपड़ों की संख्या हमारे घरों में ज्यादा होती है। कपड़ों के मॉडल आवश्यकता से अधिक होते हैं, संख्या में अधिक होते हैं, काफी कीमती भी होते हैं। परंतु पहनने के बाद जो आभा हमारे सामने आती है, पहनने के बाद भी उसमें नग्नता झलकती है। और पहले के जो कपड़े, जिसमें बताया जाता है कि कम कपड़े पहने जाते थे, कम पहनने के बाद भी हम ढके होते थे, और आज विविध प्रकार के ज्यादा पहनने के बाद भी उसमें नग्नता की अनुभूति, नग्नता की गंध आ ही जाती है। बहुत सारे वाद विवाद हैं, ये डिबेट का विषय है। परंतु इसके जो दुष्परिणाम आ रहे हैं, इसे आज़ादी के साथ जोड़ा जाता है। क्या कपड़े पहनने की आज़ादी नहीं है? हमें जिस क्षेत्र में आज़ाद किया गया है, आज़ादी का जो रास्ता हमें निर्देशित किया गया है, उसकी जो परिणति है गुलामी के खड्ग में जाती है। यदि आप समझ सकें इन बातों को, जो आज़ादी के रास्ते निर्देशित किए गए हैं वो गुलामी के खड्ग में जाते हैं। यदि कोई ऐसा रास्ता दिखा दिया जाए जिसके आगे बहुत बड़ा खड्डा हो, तो उसमें जाने के बाद फिर हम निकल ना पाए। आज हमारी जो देसी सभ्यता है, और देसी का मतलब सिर्फ देसी होता है और कुछ नहीं होता है, शब्दों में हेर फेर अदल बदल नहीं होनी चाहिए। देसी का मतलब कंट्री का होता है। वो कई बार हमारे विद्वानों ने कहा है, एग्रीकल्चर इज आवर रियल कल्चर। संस्कृति का शेषनाग कुबेर नाथ राय की एक रचना है, पढ़िएगा, कि देसी संस्कृति को धारण करने वाला शेषनाग कौन है? वो किसान है, कृषि हमारी सभ्यता है। चाहे जिस ग्रंथ को आप उठाएंगे उसके मूल में कृषि और पशुपालन के ही संदेश दिए गए हैं। शैली चाहे उपदेशात्मक हो अथवा प्रतीकात्मक हो। तो ये जो कृषि पशुपालन हमारी प्रकृति से जुड़ी हुई चीजें हैं, और वो प्रकृति हम जिस वातावरण में रहते हैं, हम जिस जोन में रहते हैं, वहां की प्रकृति कैसी है? प्रकृति से जुड़ी चीजों का जब उत्पादन होता है, उसमें जो आदमी लगा होता है, अपने आप परिश्रम आ जाता है। जितना ही हम स्मार्ट, देखने में स्मार्ट बनते चले जाएंगे, हार्ड वर्क के बजाय स्मार्ट वर्क ढूंढने लगेंगे, स्मार्ट वर्क वाले जॉब ढूंढने लगेंगे, समस्याएं आएंगी। शरीर से कमजोर होते जाएंगे, दिखावटी पर्दे बढ़ते जाएंगे, ऊपर से समृद्ध और नीचे से खोखले।
आपको जान करके बड़ी हैरानी होगी कि कई मायने में बड़ी गहराई से चिंतन मनन करने के बाद ऐसा लगता है उस मायने में हमारा अपना कुछ है ही नहीं। यदि सभ्यता हमारी अपनी नहीं रही, भाषा अपनी नहीं रही, रोजगार हमारे अपने नहीं रहे, हमारी जमीन से जुड़े, समाज व्यवस्था हमारी अपनी नहीं रही, तो उसे गुलाम देश की श्रेणी में खड़ा क्यों नहीं किया जा सकता है? अरे भाई, हमारे कुर्ते दूसरे के हुए, टोपी दूसरे के हुए, मोजे दूसरे के हुए, जूते दूसरे के हुए, सब कुछ दूसरे के हुए, हम किसी दूसरे के अधीन हुए और फिर हमें आज़ादी दे दी गई, दौड़ते रहिए। कहाँ आज़ाद हैं आप? ये बड़ा गंभीर विषय है। म्यूजिकों में साम्राज्यवाद घुसता जा रहा है। हमारे जो अपने संगीत हैं वो लोक संस्कृति से जुड़े हुए हैं। खेल गीत, कृषि गीत, पशुपालन गीत। आपने गोवर्धन गीत का नाम सुना होगा सुर की कविताओं में। गोवर्धन माने क्या? गो मतलब गाय, या वर्धन माने बढ़ाने वाला। गाय को बढ़ाने वाली गीत। हम गाय को बढ़ाते हैं और गाय हमें बढ़ाती। अब जहाँ गायें ही न रह गई हों, ढूंढिए देश में कितने गाय बची हैं। तो देसी नस्ल की जो गायें थीं, जिनका दूध काफ़ी पौष्टिक होता था, हरी हरी घासों को चरने से उसके शरीर में जो दूध बनता था, उनके बछड़े भी हमारे देश के खेतों में हरी हरी घासों को चर करके जो उनके शरीर में ऊर्जा सन्निहित होती थी, उसके बीजांकुरण से जो बछड़े बच्चियों का आगमन होता था, उनमें इस मिट्टी के तत्व हुआ करते थे, वो गुणधर्म होते थे वो। और इसी मिट्टी में हम पलने बढ़ने वाले लोग, हमें उसी गुणधर्म की आवश्यकता होती थी, तो वो हम खाते पीते थे। यदि आप खेती किसानी से जुड़े हो तो पता होगा, आज जो पशुओं में प्रजनन है उसमें हम गुलाम हो चुके हैं। गायों की नस्ल देसी नहीं रही, गायें गुलाम हो गई। हमारी देसी प्रजननकर्ता पशुओं की आवश्यकता नकारी गई। उसके लिए किसी हम कार्यालय से जुड़े हुए हैं, वहां से मोटरसाइकिलों पर वो पशुवर्धक व्यवस्था लेके घूमी जा रही है। उस मायने में भी गुलामी है, वो हमारी अपनी सभ्यता नहीं रही। अरे भाई, एग्रीकल्चर जो है, कृषि, हम अपने यहाँ उगा लेते हैं अपनी मिट्टी में, उसमें हम आत्मनिर्भर होते हैं। अब पशुओं के प्रजनन में भी हम गुलाम हो चुके। ये बड़ा ही चिंतनीय विषय है, हास्यास्पद है, शर्मनाक है, जिसे कहा नहीं जाना चाहिए, पर कहे बिना रहा भी नहीं जाना चाहिए कि जो बात पशुओं के विषय में अभी बताई गई, ये बात मानव समुदाय पर भी लागू हो चुका है। वो तकनीकी विकसित है, मानव प्रजनन के बारे में भी हम गुलाम होते जा रहे हैं।
देश के लोग कुपोषण के शिकार, धीरे धीरे नपुंसकता के शिकार, स्त्री हो या पुरुष। इस मायने पर में भी हम पराश्रित होते जा रहे हैं, काफी हद तक हो भी चुके हैं। पर जो कुछ भी बचा है उसे बचाया भी जा सकता है। आपने पढ़ा होगा, निर्मला पुतुल की एक कविता है, 9वीं या 10वीं में पढ़ा होगा आप लोगों ने, आओ मिलकर बचाएं। बहुत कुछ नहीं रहा पर अभी भी बहुत कुछ है बचाने को हमारे पास। घास खाकर मांस और दूध तैयार करने वाले जो पशु हैं, इनकी हत्या तो तुरंत ही रोक दी जानी चाहिए। इनका पहले संवर्धन होना चाहिए। एक निश्चित संख्या में संवर्धन होने के बाद ही इनके आखेट के विषय में सामूहिक तौर पर परिचर्चा होनी चाहिए। उसके उपरांत ही अनुमति, यदि देना संभव हो तो दिया जाना चाहिए। बदल गई परिभाषाएं, दूध की परिभाषा बदल गई। दूध की परिभाषा क्या है आज? ड्रम से जो कोई भी दूध बेच रहा है आप ले लीजिए, सफेद दिखना चाहिए, वो गाढ़ा तरल होना चाहिए। पहले दूध की परिभाषा ये नहीं थी। खेतों में गायें हरी हरी घास चरती थीं, उससे उसके शरीर में वो दूध बनता था, भूसे तक ठीक। कुछ अरहर के कोमल डंठल इत्यादि, अरहर की पत्तियां, उनके कुछ हल्के फुल्के फल, गन्ने के अग्रभाग, हरी पत्तियां, सब्जियां इत्यादि, हरी घास, कुछ हल्के फुल्के अनाज। आज संस्कारित उनका भोजन भी आ रहा है, बोरे में भर करके, वो आप देखे होंगे। गायों को एक खूंटे से बांध दिया गया। परिस्थितियां जो है, उनके गोबर जो कृमिनाशक होते थे आज वो बदबूदार हो चुके हैं। गायों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो दूध कहाँ से अच्छा होगा? घास तो बहुत कम मिलती है। और हम कहते हैं कि दूध तो लेते ही हैं रोज, फिर भी एनर्जेटिक फील नहीं करते। दूध आप नहीं ले रहे हैं, हम लोग दूध नहीं ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? आभासी दूध। सिर्फ आभास हो रहा है कि हम दूध ले रहे हैं। तो हमारे देश के साथ जो ये स्थिति है बड़ी शर्मनाक है। प्रकृति ने जितना हमारे देश को दिया है किसी और देश को नहीं दिया है। हमारी देश की सभ्यता जो है वो कृषि सभ्यता है।